हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डेटा लिंक लेयर के थर्ड पार्ट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इसके अंदर थोड़े से मैंने मिसलेनियस एमसीक्यूज लिए हैं, बट मेनली जो फोकस है इस वाले लेक्चर का वो है हमारे ट्रांसमिशन टाइम को समझना, प्रोपोगेशन टाइम को समझना, यूटिलाइजेशन को समझना एंड थ्रूपुट को समझना। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बस घुमा फिरा के इन्हीं के इर्द गिर्द पूछे जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस एक साथ हमको सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं, देन वी आर गेटिंग कंफ्यूज कि यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या था, थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या था। तो आज हम वही कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस को काफी डीपली अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे किस तरीके के फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। Station A uses 32 byte packets to transmit the message to Station B using a sliding window protocol. Round trip delay between A and B is 80 millisecond and the bottleneck bandwidth on the path between A and B is 128 kbps. So what is the optimal window size that A should use? तो देखो कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। ठीक है, कुछ वैल्यूज हमको दे रखी हैं और हमसे पूछा गया है ऑप्टिमल विंडो साइज की वैल्यू। तो देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्टिमल विंडो साइज का मतलब यहाँ पे क्या है। ऑप्टिमल विंडो साइज यानी कि सबसे जो बेस्ट विंडो साइज आप यहाँ ले सकते हो। तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो वैल्यूज हमें दे रखी है उसके बेसिस पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं ये स्टेशन ए है और ये हमारा स्टेशन है बी। ठीक है, डेटा ऐसे ट्रांसमिट हो रहा है। पैकेट का साइज क्या है, यहाँ पे पैकेट का साइज बोल रहे हैं वो कितना है, हमारा पैकेट का साइज है 32 बाइट। दूसरी चीज हमें दे रखी है राउंड ट्रिप डिले विच इज योर आरटीटी। ठीक है, आरटीटी को हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले भी बोल सकते हैं। और ये हमें कितना दे रखा है, 80 मिली सेकेंड। और हमें क्या दे रखा है, जो बैंडविथ है। ठीक है, बैंडविथ कितनी दे रखी है हमें, 128 kbps। ठीक है, 128 kbps ये वैल्यूज हमें गिवन है। और हमें पूछा है कि विंडो का साइज क्या होगा, ऑप्टिमल विंडो साइज क्या होगा। ठीक है, ऑप्टिमल विंडो साइज यहाँ पे क्या होगा। तो देखो जो वैल्यूज गिवन है और पूछा गया है ऑप्टिमल विंडो साइज, इसका हम क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्टिमल विंडो साइज का मतलब है कि जो यूटिलाइजेशन है आपका, सॉरी यूटिलाइजेशन हम बताते हैं ईटा से। ओके, विंडो साइज का क्या कह रहा है कि अगर विंडो साइज हमें ऑप्टिमल निकालना है, इसका मतलब यूटिलाइजेशन 1 होगा, तभी हमें विंडो साइज ऑप्टिमल मिल पाएगी। और हमें पता है कि यूटिलाइजेशन के केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विंडो साइज इनटू ट्रांसमिशन टाइम डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम। प्रोपोगेशन टाइम बोल रहे हैं, प्रोपोगेशन डिले बोल रहे हैं। एक यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, इसको कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है यूटिलाइजेशन के फॉर्मूले को, विंडो साइज डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2a। और यहाँ पे जो a होता है विच इज नथिंग विच इज इक्वल टू प्रोपोगेशन टाइम डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम। ये फॉर्मूला कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला आपका इसी फॉर्मूला से बना है। अगर आप देखिए, आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर ट्रांसमिशन टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से अगर इसको ट्रांसमिशन टाइम से डिवाइड करेंगे तो ट्रांसमिशन टाइम से ट्रांसमिशन टाइम कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका विंडो साइज बचेगा। नीचे अगर आप ट्रांसमिशन टाइम से कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इससे ट्रांसमिशन टाइम से ट्रांसमिशन टाइम कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। और 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोगेशन अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। और इसी को ही हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से, इसलिए हमने ए को बोला है प्रोपोगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। तो कई बार क्वेश्चन में ना, अगर आप कोई बुक से अगर यूज रेफर कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, वो कभी ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं और कभी ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग इन्होंने बता दिया, लेकिन दोनों से किसी से भी अगर आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर सही ही, करेक्ट ही आएगा और सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम निकालते हैं यहाँ से वैल्यू। सबसे पहले हम निकालते हैं कि ट्रांसमिशन टाइम की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो हमें, क्योंकि देखो हमें निकालनी है विंडो साइज की वैल्यू, ईटा की यूटिलाइजेशन की वैल्यू हमें पता है 1 है, प्रोपोगेशन टाइम हमको नहीं गिवन है, लेकिन हमें क्या गिवन है, राउंड ट्रिप टाइम गिवन है 80 मिलीसेकंड। और 80 मिलीसेकंड किसके इक्वल होता है, आपका 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम के। तो हमें मेन यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना है, ट्रांसमिशन टाइम निकालना है। तो देखो ट्रांसमिशन टाइम कैसे निकलेगा, ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है,
फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये फॉर्मूलाज मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूलाज ध्यान रहे कि कौन से टाइम को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है। फ्रेम साइज है या फिर हम बोल रहे हैं यहाँ पर हमको दे रखा है पैकेट साइज, तो पैकेट साइज कितना है 32 बाइट। बाइट को बिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 बिट्स। बैंडविड्थ अपने को कितनी दे रखी है 128 इंटू kbps, ठीक है, kbps में दे रखी है तो k यहाँ पे क्या हो जाएगा 128 kbps, ठीक है। इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 को कैसे लिख सकते हैं 2 पावर 5, 8 को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, यस, ओके। देखिए 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 3 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 128 को कैसे लिख सकते हैं 2 पावर 7, ठीक है। किलो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पावर 5 और 2 पावर 3 इज 2 पावर 8, 2 पावर 7 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 सेकेंड, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 7 तो 1 बचेगा तो 2 बच जाएगी एक पावर 2 की पावर 1 इंटू 10 टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हैं मिली सेकेंड। तो हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम क्या आ गया 2 मिली सेकेंड। हमने इसको मिली सेकेंड में क्यों किया, क्योंकि हमारे को जो राउंड ट्रिप टाइम है या फिर जो 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम है वो भी मिली सेकेंड में दे रखा है। तो यूनिट्स आप सेम करोगे तभी आप फॉर्मूला के अंदर उसको पुट कर पाओगे और कैलकुलेट सही कर पाओगे, इसलिए इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया है 2 मिली सेकेंड में, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टाइम आ गया 2 मिली सेकेंड और प्रोपोगेशन टाइम हमारे पास कितना था 40 मिली सेकेंड बोल ले प्रोपोगेशन टाइम या फिर राउंड ट्रिप टाइम इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम बोले, दोनों ही सेम है। तो बस अब हमें क्या करना है इस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो ईटा की वैल्यू तो थी 1, विंडो साइज हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस 2 इंटू ए या फिर 2a को तो हम कैसे लिख लेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 40 मिली सेकेंड, क्योंकि राउंड ट्रिप टाइम जो है आपका वो 80 मिली सेकेंड है तो प्रोपोगेशन टाइम कितना हो जाएगा, प्रोपोगेशन टाइम हो जाएगा आपका 40 मिली सेकेंड। तो 40 लिख दिया और ट्रांसमिशन टाइम हमारा कितना है आया है 2 मिली सेकेंड। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 40 इज 41, तो विंडो साइज डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1, सॉरी 41 इज इक्वल टू 1 विच इज विंडो साइज इज गिवन यू 41। तो देखो ऑप्शन में अगर आप देखें तो 41 कहीं पे भी नहीं है, बट इसका नियरेस्ट आंसर कौन सा है आपका 40। तो यहाँ पे क्या आंसर ले लेंगे ऑप्टिमल विंडो साइज हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 40, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किया है, आप खुद से भी करके देखिएगा। मैंने इसका डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, पीडीएफ में, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन आपका बी मैच हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी 8-bit characters can be transmitted per second over 9600 baud serial communication link using asynchronous mode। asynchronous mode है, इसका मतलब हमें स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ये मैंने समझाया था जब हमने एसिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि आपको एसिंक्रोनस के केस पे क्या होता है रिसीवर साइड पे चीजों को सिंक्रोनाइज कराना पड़ता है। सिंक्रोनाइज कराने के लिए हमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और हमारे पास कैरेक्टर डेटा कितने बिट का है 8 बिट का हमारे पास डेटा है। तो असिंक्रोनस मोड में ट्रांसमिशन हो रहा है और आपका यहाँ पे जो फ्रेम है वो कैसा दे रखा है, फ्रेम के अंदर 1 बिट तो स्टार्ट बिट है, 8 आपकी डेटा बिट्स हैं, 2 आपकी स्टॉप बिट्स हैं और 1 आपकी पैरिटी बिट है। तो फ्रेम देखो कुछ इस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे स्टार्ट बिट 1 है, पैरिटी बिट, अच्छा जो आपका जनरल फ्रेम होता है मैंने वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि जनरल फ्रेम की आप बात करें तो स्टार्ट बिट आपकी 1 होती है, डेटा बिट आपकी 5 से 9 बिट्स के बीच में हो सकती है, पैरिटी बिट आपकी 0 से 1 बिट के बीच में हो सकती है और स्टॉप बिट्स आपकी 1 से 2 के बीच में हो सकती है। हमारे केस में हमें क्या दे रखा है, स्टार्ट बिट हमारी 1 है, डेटा बिट्स हमारी 8 है, पैरिटी बिट हमारी 1 है और स्टॉप बिट्स हमारी 2 है। हम इन सबको अगर सम करें तो हमको कितनी बिट्स मिलेंगी 12 बिट्स मिलेंगी, यानी 12 बिट्स रिक्वायर्ड है 8 बिट कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए। और हमारा टोटल जो बॉड सीरियल बॉड हमको जितना दे रखा है ट्रांसमिशन पर सेकंड हमें निकालना है और हमें बॉड कितना दे रखा है यहाँ पे 9600, ठीक है। तो
हमारा ट्रांसमिटेड पर सेकंड टाइम कितना निकल जाएगा, बिट्स पर सेकंड टाइम हमें कितना निकल जाएगा 9600 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 800। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 800। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको डिटेल में भी लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आंसर निकलेगा। जो आपको फ्रेम की वैल्यू दे रखी है, फ्रेम के अंदर जितनी बिट्स हैं उसको आप डिवाइड करेंगे 9600 को नंबर ऑफ बिट से डिवाइड करेंगे तो आपको निकल जाएगा कि कितने बिट ऑफ कैरेक्टर्स को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं पर सेकंड। तो हम कितने बिट्स को ट्रांसमिट कर सकते, कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं 800 कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ 2 किलोमीटर लॉन्ग ब्रॉडकास्ट लैन हैज 10 to the power 7 bits per second bandwidth, okay, and uses a CSMA CD. The signal travels along the wire at 2 into 10 to the power 8 meter per second. What is the minimum packet size that can be used on this network? तो सबसे पहले देखिए आपको कौन सा दे रखा है यहाँ पे प्रोटोकॉल CSMA CD। और CSMA CD के केस में हमने पढ़ा है, CSMA CD के केस में क्या होता है, योर ट्रांसमिशन टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 into प्रोपोगेशन टाइम। ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 into प्रोपोगेशन टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमारे पास बैंडविड्थ गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस गिवन है 2 किलोमीटर, और सिग्नल जो है वो ट्रैवल किस में कर रहा है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड में। हमसे पूछा गया है मिनिमम पैकेट साइज यहाँ पे क्या होगा, बाइट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो बस जो वैल्यूज आपको दे रखी है पहले वो रख लेते हैं। तो फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ कितनी है 10 to the power 7, यहाँ रख लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 into डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2 किलोमीटर, तो 2 into 2 into 10 to the power 3, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है यहाँ पे 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, मीटर में था और ये डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में थी तो इसको मैंने चेंज कर लिया 2 into 10 to the power 3 लिख सकते हैं मीटर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर आप कैंसिल आउट करके देखेंगे तो कितनी आएगी, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10 to the power 7 और 10 to the power 8, पहले तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 10। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 into 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 10। इसको कैसे लिख सकते हैं 2 into 10 to the power 2, क्योंकि आप इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 स्क्वायर बच जाएगा। तो ये कितना हो गया 200 बिट्स। देखो ये बिट्स आई है आपको, और आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मिनिमम पैकेज साइज दैट कैन बी यूज ऑन दिस नेटवर्क। अब आप ऑप्शंस में देखें तो 50 बाइट्स, 100 बाइट्स, 200 बाइट्स, आपका आंसर किस में है, ऑप्शंस आपको बाइट्स में दे रखे हैं, अभी आपका आंसर जो है बिट्स में आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 200 बिट्स को कन्वर्ट करने का पड़ेगा बाइट्स में। तो 200 बिट्स को अगर बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें 8 से डिवाइड करना होता है। तो 200 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16 एंड 8 5 जा 40। इसका मतलब हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, फ्रेम साइज 25 बाइट्स। ठीक है, अब ऑप्शन में अगर आप देखें तो 50 बाइट्स, 100 बाइट्स, 200 बाइट्स एंड नन ऑफ दिस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों से मैच नहीं हो रहा आपका फ्रेम साइज। तो देखिए यहाँ पे कैच क्या था, आपने जब कैलकुलेट करते करते आपके पास आंसर क्या आया 200, लेकिन आपको पता होना चाहिए 200 आपका बिट्स में आया है या बाइट्स में आया है, क्योंकि आपके पास 200 आएगा, आप देखेंगे ऑप्शन में 200 है और आप इसको टिक करके आ जाएंगे, जबकि ये आंसर गलत है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो आंसर आया है वो बिट्स में आया है, आपको पहले इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस आपको बाइट्स में दे रखे। तो बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए इस 200 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। 8 से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आंसर आ रहा है 25 बाइट्स। ठीक है, यानी बाइट्स में आपके पास सिर्फ 25 ही आ रहा है और ये किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका ये पूरा डिटेल सोल्यूशन यहाँ दे रखा है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होस्ट ए
is sending data to host B over a full duplex link. A and B are using the sliding window protocol for the flow control. Sender and receiver window sizes are 5 packets each and data packets are all 1000 bytes long. And the transmission time for such a packet is 50 microsecond. Transmission time कितना दे रखा है 50 microsecond. आपके पास विंडो साइज क्या है 5 पैकेट्स और हर पैकेट का साइज कितना है 1000 बाइट्स लॉन्ग. Acknowledgement packets are very small and requires negligible transmission time. Now the propagation delay over the link is 200 microsecond. हमसे यहाँ क्या पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट. देखो अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने यूटिलाइजेशन को यूज किया था, हमें विंडो साइज वहां निकालना था. यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आपको क्या निकालना है कितना मैक्सिमम अचीवेबल थ्रूपुट होगा. यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए थ्रूपुट का. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेटवर्क थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा. अगर हम थ्रूपुट की बात करें तो सबसे पहले हमें थ्रूपुट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. थ्रूपुट का फॉर्मूला होता है विंडो साइज डिवाइडेड बाय योर राउंड ट्रिप टाइम. ठीक है, राउंड ट्रिप टाइम ये आपका इसके इक्वल होता है. ठीक है, तो देखो थ्रूपुट हमें निकालना है. विंडो साइज हमको गिवन है, विंडो साइज कितना है, विंडो साइज कंटेन करके रख रहा है 5 पैकेट और हर पैकेट का साइज कितना है 1000. तो विंडो साइज टोटल कितना हो जाएगा आपका 5 into 1000 बाइट्स. ठीक है, इसको अभी हम बाइट्स में ही रख रहे हैं. बाइट्स में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस आपका बाइट्स पर सेकंड में आ रहा है तो इस बाइट्स को कन्वर्ट नहीं करेंगे. देखो ऑप्शंस भी देखने बहुत जरूरी है कि कौन सी यूनिट में आपसे आंसर पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका बाइट्स में ही पूछा गया है इसलिए मैं इस बाइट्स को यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रही. तो विंडो साइज तो हमारा निकल गया 5000 बाइट्स. अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है यहाँ पे राउंड ट्रिप टाइम. राउंड ट्रिप टाइम को RTT भी लिख सकते हैं. RTT क्या होता है आपका ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू योर पैकेट डिलीवरी टाइम या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं योर प्रोपोगेशन डिले. ठीक है, 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले. तो यहाँ पे देखो ट्रांसमिशन टाइम आपको डायरेक्टली दे रखा है कितना है 50 माइक्रोसेकेंड. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 माइक्रोसेकेंड प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए प्रोपोगेशन डिले कितना दे रखा है 200 माइक्रोसेकेंड. ठीक है, 200 माइक्रोसेकेंड. अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया. राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है आपका ट्रांसमिशन टाइम ऑफ डेटा प्लस ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट. मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ एक बार. राउंड ट्रिप टाइम जो होता है वो होता है आपका ट्रांसमिशन टाइम ऑफ डेटा प्लस ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट प्लस प्रोपोगेशन टाइम ऑफ डेटा प्लस प्रोपोगेशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट. ठीक है, प्रोपोगेशन टाइम चाहे डेटा का हो या एक्नॉलेजमेंट का हो ये दोनों ही सेम होंगे क्योंकि दोनों को ये पूरा वो डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा. तो प्रोपोगेशन टाइम तो दोनों के लिए कितना हो जाएगा, हमारे को कितना गिवन है 200. तो यहाँ पे ये जाएगी दोनों ये वैल्यूज तो दोनों क्या हो जाएंगी 200 माइक्रोसेकेंड प्लस 200 माइक्रोसेकेंड. ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट. अब यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ में क्या बोला है Acknowledgement packets are very small and require negligible transmission time. यानी कि यहाँ पे जो acknowledgement का transmission time है उसको हमें negligible मानना है, इसलिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका 0. इसलिए यहाँ ये 0 हो जाएगा. जबकि डेटा का ट्रांसमिशन टाइम आपको कितना गिवन है, डेटा ट्रांसमिशन टाइम आपको गिवन है यहाँ पे 50 माइक्रोसेकेंड. तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 50 माइक्रोसेकेंड. इस तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पे राउंड ट्रिप टाइम. इसलिए यहाँ पे मैंने राउंड ट्रिप टाइम क्या लिख दिया TT प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसमिशन टाइम किसका कंसिडर कर रहे हैं डेटा का. ठीक है, ट्रांसमिशन टाइम सिर्फ डेटा का कंसिडर कर रहे हैं. तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 इंटू 2 कितना हो गया 400. ठीक है, प्लस 50 कितना हो जाएगा 450 माइक्रो सेकेंड. ठीक है, तो ये आपका RTT निकल गया, विंडो साइज निकल गया. थ्रूपुट हमारा इजीली निकल सकता है. थ्रूपुट कितना हो जाएगा 5000 बाइट्स डिवाइडेड बाय 450 माइक्रो सेकेंड. ठीक है, माइक्रो को भी मैं अभी कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो ऑप्शंस में सब जगह 10 to the power 6 10 to the power 6 10 to the power 6 है. तो यहाँ पे माइक्रो जो होता है वो क्या हो जाता है आपका 10 to the power -6 हो जाएगा. यहाँ पे इसको थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर लेते हैं तो ये कितना जाएगा आपका 100 और ये आ जाएगा आपका 9. तो 10 डिवाइडेड बाय 9
माइक्रो को ऊपर भेजेंगे तो मेगा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 10⁻6 बाइट्स पर सेकेंड। अब 10⁻9 को आप सॉल्व करें, 10⁻9 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 9 1 जा 9, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 11.11, अच्छा ये 100 था, सॉरी, ठीक है। तो 9 1 जा 9, फिर 9 1 जा 9, 0.9 1 जा 9, देन 9 1 जा 9 इंटू 10⁻6 बाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। तो अब ये देखो 11.11 इंटू 10⁻6 बाइट्स पर सेकेंड आ रहा है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या डेटा आपको गिवन है और क्या कैसे आपको फॉर्मूला के अंदर उन वैल्यूज को पुट करना है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये मैंने इसका कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन भी यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं वापस से। अब देखो नेक्स्ट है, इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन एवरी बाइट ऑफ द डेटा इज पैडेड विद अ 0 इन द बिगिनिंग एंड 1 और 2 वंस एट द एंड ऑफ द बाइट। अभी मैंने आपको बताया था सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में आपको क्या की रिक्वायरमेंट होती है, सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा होता है उसके साथ यहाँ पे एक तो स्टार्ट बिट ऐड करते हैं और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके 1 से 2 स्टॉप बिट्स इंक्लूड होती हैं। और ये बिट्स किस लिए इंक्लूड होती है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो ये यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ये बिट्स आप ऐड कर रहे हो, इस बिट्स का पर्पस क्या है। तो इन बिट्स का पर्पस क्या है, टू रिसीवर इज टू बी सिंक्रोनाइज्ड फॉर बाइट रिसेप्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जबकि दूसरा क्या पूछा है, रिसीवर रिकवर्स लॉस्ट जीरोस एंड वंस फ्रॉम दिस पैडेड बिट्स, ये तो बिल्कुल गलत है। हाउ विल यू रिकवर विद द लॉस्ट जीरो एंड वंस बिट्स, आपको क्या पता कितनी बिट्स आपकी लॉस्ट हुई है और उनको आप एक बिट से कैसे रिकवर कर पाओगे, ये गलत है। पैडेड बिट्स आर यूजफुल इन पैरिटी कंप्यूटेशन, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या होगा आपका, सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये यूज होता है, ठीक है। इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इसमें आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। कंसिडर अ LAN विथ 4 नोड्स S1, S2, S3 एंड S4, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस कराने का मेन पर्पस ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना ही आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, 4 नोड्स दे रखे हैं, S1, S2, S3 एंड S4। ये क्या बोल रहा है, कंसिडर अ LAN विथ 4 नोड्स, ठीक है। तो हमारे पास 4 नोड्स है, S1 है, ठीक है, S2 है, S3 है एंड S4 है, ठीक है। टाइम इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड साइज स्लॉट्स, ठीक है। तो जो आपका टाइम है बेसिकली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, जो टाइम्स हैं वो आपके फिक्स स्लॉट्स में डिवाइडेड है इस तरीके से। एंड नोड कैन बिगिन इट्स ट्रांसमिशन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्लॉट। जो भी नोड है S1, S2, S3, S4, वो सिर्फ बिगिनिंग जो है स्लॉट्स की वहीं पे से ही अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि मिड में से कहीं से भी ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं होगा। सब जितने भी नोड्स हैं वो बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट से ही अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्या बोला है, A collision is said to occur if more than one node transmit in the same slot. अब क्या कह रहे हैं, किसी भी टाइम स्लॉट के अंदर कोलिजन कब आएगा, जब एक से ज्यादा, ठीक है, मोर देन वन, एक से ज्यादा नोड्स जो हैं वो अगर अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दे, यानी कि सपोज S1 और S2 दोनों ही बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट से ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दे तो कोलिजन आ जाएगा। या फिर इस वाले स्लॉट में देखिए कि अगर S3 और S4 ने एक साथ स्टार्ट कर दिया तो आ जाएगा। जरूरी नहीं है सिर्फ दो, जैसे अगर S1, S2 और S3 तीनों ने स्टार्ट कर दिया तो भी कोलिजन आ जाएगा। यानी कि मोर देन वन अगर कोई भी जो नोड्स है वो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट पे अगर ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, उस केस में यहाँ पे कोलिजन मिल जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ अ फ्रेम इन अ टाइम स्लॉट बाय S1, S2 एंड S3, S4, हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है जनरेशन ऑफ फ्रेम की, मतलब कि कोई ट्रांसमिशन अगर स्टार्ट हो सकता है आइदर S1, S2, S3 और S4, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे गिवन है 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4। अब हमसे क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ सेंडिंग अ फ्रेम इन द फर्स्ट स्लॉट, ठीक है। जो फर्स्ट स्लॉट है उसके अंदर अगर हम कोई फ्रेम सेंड कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वहां पे कोलिजन अकर नहीं होगा। कोलिजन अकर नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट स्लॉट है उस फर्स्ट स्लॉट पे कोलिजन अकर नहीं हो रहा है, यानी कि एक से ज्यादा स्टेशन ट्रांसमिट नहीं करने चाहिए। यानी कि या तो जो स्टार्टिंग ऑफ स्लॉट है वहां पे या तो S1 ट्रांसमिट करे या S2 ट्रांसमिट करे
या फिर S3 करे या फिर S4 करे, यानी कि इनमें से कोई एक ही एग्जैक्टली एक अगर नोड ट्रांसमिट कर रहा है, एग्जैक्टली वन, अगर एग्जैक्टली वन नोड अगर यहाँ पे ट्रांसमिट कर रहा है तो हमको यहाँ पे कोलिजन नहीं मिलेगा, देन नो कोलिजन अकर। और इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट मी इरेज दिस, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास स्पेस हो जाए। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटी की कोई भी फ्रेम जनरेट होगा, S1 की कितनी है वो प्रोबेबिलिटी 0.1, S2 की कितनी है 0.2, S3 की है आपकी 0.3, S4 की है 0.4। ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, फ्रेम को जनरेट करने की, यानी कि जिस टाइम पे कोई नोड अपना फ्रेम ट्रांसमिट कर सकता है। तो नहीं ट्रांसमिट करने की, मतलब अगर सपोज इसको हम माने कि प्रोबेबिलिटी P है जिसपे कोई भी नोड ट्रांसमिट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो नहीं ट्रांसमिट करने को हम सपोज ये मान लेते हैं S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश एंड S4 डैश, वो कितनी हो जाएगी 0.1। अगर ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी है तो नहीं ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.9। इस तरीके से ट्रांसमिट करने की प्रोबेबिलिटी S2 की 0.2 है, तो नहीं ट्रांसमिट करने की कितनी हो जाएगी 0.8, S3 की कितनी हो जाएगी 0.7 और S4 की कितनी हो जाएगी 0.6। सिंपल क्या है, ये P है तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस P। ठीक है, 1 माइनस P। P अगर आपका 0.1 है तो 1 माइनस P कितना हो जाएगा 0.9। ठीक है, 0.2 है तो 0.8, 0.3 है तो 0.7 एंड 0.4 है तो 0.6। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि कोलिजन नहीं आना चाहिए। तो देखो कोलिजन कैसे नहीं आएगा, जब सपोज अगर S1 ट्रांसमिट कर रहा है तो बाकी कोई भी स्टेशन ट्रांसमिट ना करे। ठीक है, फर्स्ट केस तो ये हो सकता है, यानी कि अगर S1 ट्रांसमिट कर रहा है तो उस केस में S2 नहीं ट्रांसमिट करना चाहिए, S3 भी ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए और S4 भी ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए। दूसरा केस क्या हो सकता है, सपोज अगर S2 ट्रांसमिट कर रहा है तो S1, S3 और S4 ट्रांसमिट नहीं करने चाहिए। यानी कि दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर S2 ट्रांसमिट कर रहा है तो S1 ट्रांसमिट नहीं करना चाहिए, S3 भी नहीं करना चाहिए और S4 भी नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अगर S3 ट्रांसमिट कर रहा है तो बाकी नोड्स ट्रांसमिट नहीं करने चाहिए। यानी कि अगर S3 को हम कह रहे हैं कि हम सपोज S3 ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस केस में S1 भी फ्रेम जनरेट नहीं करना चाहिए और S2 भी फ्रेम जनरेट नहीं करना चाहिए एंड S4 भी जनरेट नहीं करना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, सपोज अगर S4 जो है वो फ्रेम जनरेट कर रहा है तो उस केस में आपका S3 भी जनरेट नहीं करेगा, S2 भी जनरेट नहीं करेगा और S1 भी जनरेट नहीं करेगा। ये आपकी बन जाएगी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइम स्लॉट में किसी भी फ्रेम को जनरेट करने की, ट्रांसमिट करने की विदाउट कोलिजन। ठीक है, ये देखो इसमें बहुत इजी है, हमने बस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का केस लगाया है। हमें पता है कि अगर एग्जैक्टली एक नोड ट्रांसमिट करता है तो हमारे पास कोलिजन नहीं आता है और हमें प्रोबेबिलिटी भी उसी चीज की निकालनी है। तो हमको प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी थी, किसी भी सारे नोड्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी फ्रेम जनरेशन की। तो अगर सपोज हम कह रहे हैं कि S1 हमारा फ्रेम जनरेट कर रहा है, तो अगर हमें कोलिजन नहीं चाहिए तो हम क्या मान के चलेंगे, बाकी नोड्स जो हैं वो फ्रेम जनरेट नहीं करेंगे। इसलिए हमने S1 की फ्रेम जनरेशन की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करा है S2, S3 और S4 की नॉट जनरेशन वाली प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, अब बस सिंपली सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, हमें इन वैल्यूज को सिंपली यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू S1 की वैल्यू कितनी है 0.1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे आपका 0.8, 0.7 एंड 0.6 से। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस S1 डैश की वैल्यू कितनी है 0.9, क्योंकि S2 ट्रांसमिट करा तो S2 की फ्रेम जनरेशन की प्रोबेबिलिटी है 0.2, S3 डैश की वैल्यू है आपकी 0.7 और S4 डैश की वैल्यू है 0.6। ठीक है, थर्ड वाली जो टर्म है उसमें हम S3 को बोल रहे हैं कि S3 ट्रांसमिट करेगा तो 0.3 तो ट्रांसमिट करने की हो जाएगी। S1 की कितनी वैल्यू है नहीं ट्रांसमिट करने की 0.9 और S2 डैश की कितनी है 0.8 एंड S4 डैश की कितनी है 0.6। इसी तरीके से आप अगर S4 को मान के चल रहे हैं कि S4 ट्रांसमिट कर रहा है तो बाकी वैल्यूज, बाकी नोड्स ट्रांसमिट नहीं करेंगे तो 0.9 आ जाएगा S1 डैश, इसके बाद 0.8 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 0.7। इन सबको सॉल्व कीजिए
सॉल्व करने पे आपको यहाँ पे एक आंसर मिलेगा। वो आंसर क्या आ रहा है आपका 0.4404। तो ये किसके पास में आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ रहा है 0.462। तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी कौन सी हो जाएगी जिसमें कि आप फ्रेम को ट्रांसमिट कर पाओगे फर्स्ट स्लॉट में विदाउट एनी कोलिशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। Suppose that stop and wait protocol is used on a link with a bit rate of 64 kilobits per second and 20 milliseconds propagation delay. Assume that the transmission for the acknowledgement and the processing time at nodes are negligible. Then the minimum frame size in bytes to achieve a link utilization. अब देखो link utilization की यहाँ पे वापस बात आ गई। link utilization होता है आपका ईटा, जिसकी वैल्यू दे रखी है 50%। और क्योंकि हमें दे रखा है कौन सा प्रोटोकॉल दे रखा है? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, यानी कि एट अ टाइम एक ही फ्रेम ट्रांसमिट होगा। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। तो देखिए इसको कैसे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, फिर आप ट्राई सोल्यूशन देखिएगा तो उससे आपको और इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब क्योंकि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, विंडो साइज यहाँ पे 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम। ठीक है, हमको क्या क्या वैल्यूज दे रखी है? हमें यूटिलाइजेशन की वैल्यू दे रखी है 50%। ठीक है, इसके अलावा हमें बिट रेट यानी कि हमें बैंडविड्थ कितनी दे रखी है? 64 kbps। इसके बाद 20 मिली सेकेंड आपको प्रोपोगेशन डिले दे रखा है, यानी कि प्रोपोगेशन टाइम कितना दे रखा है? 20 मिली सेकेंड। पूछा क्या गया है हमसे कि मिनिमम फ्रेम साइज कितना होगा? हमको फ्रेम साइज की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो फ्रेम साइज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है हमारा? फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, इस वैल्यू को हम इसमें रख सकते हैं। तो ईटा की वैल्यू कितनी है? 50%। तो 50% को हम क्या लिख देंगे? 50 डिवाइडेड बाय 100। ट्रांसमिशन टाइम क्या हो जाएगा आपका? फ्रेम साइज, सपोज फ्रेम साइज को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एफ बोल लेते हैं इसको। ठीक है, एफ है ये। तो ये क्या हो जाएगा? एफ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ कितनी है? 64 किलोबाइट्स इसको, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एफ डिवाइडेड बाय 64 किलोबाइट्स। ठीक है, प्लस 2 इंटू 20 मिली सेकेंड। प्रोपोगेशन डिले आपको 20 मिली सेकेंड दे रखा है। अब सिंपली इसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 100 है ये तो। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 50 डिवाइडेड बाय 100 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2। 50 1 जा 50, 52 जा 100। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाय एफ प्लस 2 इंटू 20, और ये क्या हो जाएगा? इंटू 64 इंटू के मिली सेकेंड। किलो को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻3। मिली को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻3। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ हम सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 2f इज इक्वल टू एफ, ये मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं इसको ऐसे, 2f इज इक्वल टू एफ प्लस ये इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है ये? 2 इंटू 20 इंटू 64। इसको एक बार एज इट इज ही रहने दीजिए। हमसे फ्रेम साइज जो है बाइट्स में पूछा गया है, अभी हमारा आंसर बिट्स में है। तो देखिए ये बिना मल्टीप्लाई के ही जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला f जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 64 बिट्स। हमसे आंसर बाइट्स में पूछा गया है तो इसको डिवाइड कर देंगे 8 से। तो 8 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। अब बस 20 इंटू 2 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, तो 320 बाइट्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी, 320 बाइट्स। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, हमने पहले स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पढ़ा था, तब हमने यहाँ पे विंडो साइज को मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में विंडो साइज हमेशा 1 नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं? स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, और उस केस में आपका विंडो साइज क्या होता है? 1 होता है। इसलिए यहाँ पे W की वैल्यू हमने एज इट इज 1 रख दी। यूटिलाइजेशन की वैल्यू दे रखी थी, प्रोपोगेशन डिले की वैल्यू दे रखी थी। ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला हमारा होता है फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। फ्रेम साइज हमसे पूछा गया था और बैंडविड्थ हमें यहाँ पे गिवन था।
तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज रखी, और क्योंकि फ्रेम साइज हमसे बाइट्स में पूछा गया था इसलिए यहाँ पे हमारे पास आंसर बिट में आ रहा था, उसको हमने डिवाइड कर दिया 8 से। ठीक है, चलिए ये मैंने यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर अ CSMA CD network that transmits the data at the rate of 100 Mbps over a 1 kilometer cable with no repeaters. ठीक है, if the minimum frame size for the network is 1250 bytes, what is the signal speed in kilometer per second? अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। CSMA CD देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें देखो कई बार क्वेश्चंस आते हैं आपके। अभी हमने देखा CSMA CD के केस में आपका ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है आपके प्रोपोगेशन टाइम का। अब आपको देखो एक क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या गिवन है। 100 Mbps बैंडविड्थ आपको कितनी गिवन है, यहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो गिवन है आपको 100 Mbps। देन डिस्टेंस आपको गिवन है 1 किलोमीटर, और आपको यहाँ पे फ्रेम का साइज कितना गिवन है 1250 बाइट्स, और हमसे सिग्नल स्पीड यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू पूछी गई है, सिग्नल स्पीड की वैल्यू पूछी गई है, और वो भी कौन सी यूनिट में पूछी गई है, किलोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये हमसे पूछी गई है। तो सिंपली सारी वैल्यूज हमें पता है, बस एक वैल्यू नहीं पता है, तो इसको इक्वेशन में रख सकते हैं। फ्रेम साइज कितना हो गया 1250 इंटू 8 डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ कितनी है 100 इंटू Mbps को कैसे लिख सकते हैं 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि फ्रेम साइज आपको बाइट्स में गिवन है, बैंडविड्थ आपको बिट में गिवन है, तो बाइट को हमने बिट में कन्वर्ट कर दिया। 2 इंटू डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1 किलोमीटर। किलोमीटर को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमें स्पीड जो है किलोमीटर पर सेकंड में पूछी गई है, और वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, इसको हम v मान सकते हैं। तो देखो 1250 को 8 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 1250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है आपका 10,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁶, ठीक है, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय v। तो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो देखिए ये 40 से ये 20 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 0 और कैंसिल हो जाएंगे तो 10⁴ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 2 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया आपका 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये किससे आंसर मैच हो रहा है आपका ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 20,000 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा इसका आंसर। ओके, ये सोल्यूशन यहाँ पे भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो में भी हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हमने डिस्कस करी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरे लोगों के साथ जिनको ये फॉर्मूलाज हेल्प कर सकते हैं उनके एग्जाम्स के अंदर। थैंक यू।